बाकी लोग उसके मुंह पे पेशाब कर दिए थे। एक महिला आई, वो उसके बेनिटो मुसोलिनी के मरे हुए शरीर में 5 गोलियां मारी था। आपको क्या लगता है भारत की 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगेगी और भारत विश्व गुरु हो जाएगा? हमें अपना खोया स्वाभिमान वापस लाना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा। फासीवाद का जन्म हुआ है इटली के भाषा, इटालियन भाषा के फासिज्म से, जिसका अर्थ होता है कि एक उग्र राष्ट्रवाद को फांसीवाद कहते हैं। कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, महंगाई भाड़ में जाए, बेरोजगारी भाड़ में जाए, राष्ट्र है, भारत महान है, विश्व गुरु है। आप देख रहे हैं भारत में फासिज्म की थोड़ी थोड़ी छवि आपको दिख रही होगी। फासिज्म की होती है कि राष्ट्रवाद होना चाहिए, और राष्ट्रवाद भी कैसा? उग्र राष्ट्रवाद। हम क्या करेंगे ये लेके, हम क्या करेंगे वो लेके। यही सब किस में आ जाता है? फांसीवाद में आ जाता है। तो फांसीवाद सब इटालियन मूल का शब्द होता है, जिसे बेनिटो मुसोलिनी ने यूज किया था। और ये जो होता है आंदोलन के लिए, ये कैसा राष्ट्रवाद है? पहला तो फांसीवाद एक कट्टर है, दूसरा उग्र राष्ट्रवाद है, और ये राजतंत्र के विरुद्ध एक तानाशाही की ओर दिखाता है, समझ में आ गया कि नहीं गया? तो बेनिटो मुसोलिनी भी यही कहता था, पहले राष्ट्र होना चाहिए, महंगाई अलग बात है, हम कम खाएंगे 2 टाइम, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। जो राष्ट्र के खिलाफ बोले, उग्र राष्ट्रवाद, ये देशद्रोही है, जेल में डाल दो, गोली मार दो, फांसी दे दो। तो बेनिटो मुसोलिनी ये सब बहुत किया था फांसीवाद में। आपको ये झलक आपको कभी कभी भारत में भी दिखने को मिलता होगा, जिसे उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं। फांसीवाद का अर्थ ये नहीं होता है किसी को फांसी चढ़ा दो। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, पहली बार जब फांसीवाद का शब्द चढ़े, हम कहीं कैसा राजा था ससुरा तो नहीं, बेनिटो मुसोलिनी ससुरा खुले हम कर रहा है फांसीवाद, हमको लगा कि पकड़ पकड़ फांसी देता था यहाँ पे। तो फांसीवाद एक विचारधारा है। फांसीवाद क्या है? एक विचारधारा है। भारत में भी देखिएगा बहुत सारे लोग फांसीवादी विचारधारा के होते हैं, और बहुत सारे लोग लिबरल विचारधारा के होते हैं, कि कहते हैं कि भाई सब चीज होना चाहिए, गरीबी, बेरोजगारी, आपस में मिलजुल के भी रहना चाहिए, राष्ट्र भी होना चाहिए, सब कुछ रहना चाहिए। लेकिन कई आदमी को भी आप लोग कभी कभी न्यूज पे सुनते होंगे कि पेट्रोल 100 रुपया से 500 रुपया भी लीटर हो जाएगा, लेकिन विश्व रहना चाहिए, हम पाकिस्तान को जीत जाएंगे, ये रहना चाहिए। ये सब फांसीवादी विचारधारा है। तो देखो, किसी विचारधारा कुछ भी हो सकती है। आप अपनी विचारधारा फॉलो कीजिए, दूसरे को अपनी विचारधारा फॉलो कीजिए, लेकिन अपनी विचारधारा थोपिए नहीं। अगर आपको तर्क वितर्क करना है तो कीजिए, लेकिन ना भारत में क्या होने लगा, अपनी विचारधारा थोपने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? फांसीवाद समझ में आ गया? फांसीवाद क्या है? कट्टर है, उग्र राष्ट्रवाद है, और कह रहा है कि बहुत सारे लोग शासन में आ जाएंगे ना, तो शासन चलाने में दिक्कत होगा, इसलिए केंद्रीकृत शासन होना चाहिए, केंद्रीकृत शासन होना चाहिए। यहां पर एक तरह का डिक्टेटरशिप होना चाहिए। उसने कहा कि लोकतंत्र के विपरीत होता है ये फांसीवाद। फांसीवाद की एक और खराबी होती है, फांसीवाद ऊंचे जाति में विश्वास रखता है। फांसीवादी विचारधारा के अंतर्गत थोड़ा सा जातिवाद भी आ जाती है, श्रेष्ठ जाति, श्रेष्ठ ब्लड लाइन, ये सब चीजें हो जाती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो फांसीवाद में किसी को दिक्कत, कई बार हम लोग के ऊपर फांसीवाद शब्द का प्रयोग होता है। जो वर्तमान सरकार है, जैसे मोदी जी के ऊपर देखेंगे ना, आरोप लगाएगा विपक्ष की ये फांसीवादी विचारधारा को थोप रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम विश्व गुरु हो गए हैं, पीओके की पानी बंद कर दिए हैं, हमें पाकिस्तान का जीना हराम कर दिए हैं, तालिबान घुटने पे ला दिए हैं, तो चीन मोए मोए कर रहा है। तो उग्र राष्ट्रवाद वाली जो चीज़ें होती हैं, ये फांसीवाद की होती हैं यहाँ पे। तो कई बार विपक्ष जो होता है सरकार पे कई तरह के आरोप लगाता है। हालांकि इस बार इलेक्शन में भी आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे मुद्दे जो स्टूडेंट के मतलब थे, जो ये सब मुद्दे, रोजगार का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, ये इलेक्शन पे फांसीवाद से ज्यादा मायने रख दिया यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। जैसे लोकतंत्र एक सिस्टम है, एक विचारधारा है, राजतंत्र एक सिस्टम, एक विचारधारा है, वैसे फांसीवाद एक सिस्टम है जो लोकतंत्र पे ज्यादा विश्वास नहीं करता है, एक सत्ता की बात करता है, एक राजा होना चाहिए देश में, एक, बाकी कोई आए तो बाहर कर दो उसको। समझ में आ गया? फांसीवादी होता है। समझ में आ गया? तो फांसीवाद समझ में आ गया। फांसीवादी जो थे वो इटली में मिलान शहर से प्रारंभ हुआ था। फांसीवादी विचारधारा इटली के मिलान शहर से प्रारंभ हुआ, और इटली के मिलान शहर से जो फांसीवाद चालू हुआ था वो बेनिटो मुसोलिनी ने प्रारंभ किया था। एलेक्सोंड्रो मुसोलिनी उसके बाबूजी का नाम था। ऐसे अब बेनिटो मुसोलिनी, बस मुसोलिनी का याद रखिएगा। मुसोलिनी ने एक काली कमीज वाली सेना का गठन किया था। मुसोलिनी के मानने वाले काली कमीज वाली सेना को, सेना पहनते, वो ड्रेस पहनते थे सब यहाँ पे,
और ये इटली के मिलान शहर से प्रारंभ हुआ था। देखिए मुसोलिनी को क्या कहा के बुलाता था, ड्यूस कह के बुलाया करते थे। यहाँ पर मुसोलिनी अपने सेना के अधिकारी को क्या कहता था, डियाज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुसोलिनी ने जो एक स्वयं सेवक संगठन बनाया था, अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाई थी मुसोलिनी, तो मुसोलिनी ने जो प्राइवेट आर्मी बनाई थी वो कैसी कमीज पहनती थी, काली कमीज पहनती थी, काली कमीज पहनती थी। यहाँ पे मुसोलिनी को क्या कहा जाता था, ड्यूस कहा जाता था। और मुसोलिनी अपने अधिकारियों को क्या कह के बुलाता था, डियाज। अपने अधिकारियों को डियाज, और अधिकारी से क्या कहते थे, ड्यूस। और कर्मचारी कैसे कपड़े पहनते थे, काली कमीज पहनते थे, तो ड्यूस। अब मुसोलिनी क्या हो गया, ड्यूस, और इसके अधिकारी क्या कहलाते थे, डियाज। क्या कहलाते थे, डियाज। और इसके जो समसेवक सिपाही लोग ये सब थे लोग, किस कलर के कपड़े पहनते, काली कमीज पहनते थे। ये कहां से शुरू हुआ था, तो इटली के मिलान शहर से प्रारंभ हुआ। इटली के मिलान शहर से प्रारंभ होता है। डोमिटो मुसोलिनी अपनी इस काली कमीज वाली सेना को, जैसे कभी देखे ना लाल कुर्ती सेना, ब्लू आर्मी, रेड आर्मी, ये सब, तो काली कमीज वाली ब्लैक टी शर्ट आर्मी को लेकर जब आगे बढ़ा, तो ब्लैक टी शर्ट आर्मी को लेकर जैसे डोमिटो मुसोलिनी रोम की ओर बढ़ा, तो रोम के शासक ने सत्ता सौंप दी डोमिटो मुसोलिनी की, और डोमिटो मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बन जाता है। जैसे बेनिटो मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बनता है, वो धीरे धीरे अपने पदों पे, उच्च पदों पे धीरे धीरे फांसीवादी विचारधारा के लोगों को रखने लगता है। और जब फांसीवादी विचारधारा को रखते रहता है, तो धीरे धीरे ब्लैक आर्मी भरने लगती है। और बेनिटो मुसोलिनी को क्या कहा जाता है, ड्यूस। बेनिटो मुसोलिनी को ड्यूस, और ये अपने अधिकारियों को क्या कहता है, डियाज। और सैनिकों को ब्लैक आर्मी कहता है। यहां पर ब्लैक टी शर्ट आर्मी के नाम से जाना जाता है। और धीरे धीरे पूरी सत्ता पर कुछ ही सालों में बेनिटो मुसोलिनी ने पूरी फांसीवादी विचारधारा में इटली में भर दिया। और इटली के लोगों को कहा कि क्या तुम्हारा खून नहीं खौलता है अपनी देश की इस दुर्दशा को देखने के लिए? तुम बेनिटो मुसोलिनी को मत देखो, तुम शासन व्यवस्था को मत देखो, तुम देश को देखो। यदि बेनिटो मुसोलिनी और फांसीवाद के साथ हो तो ही इटली बचेगा। अगर इटली को बचाना है तो तुम सब लोगों को बेनिटो मुसोलिनी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। हमें अपना खोया स्वाभिमान वापस लाना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा। मैं बेनिटो मुसोलिनी यदि युद्ध भूमि से भागूं तो सबसे पहले मुझे मार देना। और यह बेनिटो मुसोलिनी का कथन था कि अगर मैं युद्ध भूमि से भागूंगा तो मुझे गोली मार देना। बेनिटो मुसोलिनी का कहना था युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है, राष्ट्र के लिए युद्ध लड़ना जरूरी है। वह व्यक्ति जो युद्ध नहीं लड़ा वह एक बांझ महिला के समान है। युद्ध पुरुषार्थ देता है और महान व्यक्ति हमेशा युद्ध में भाग लेते हैं। और यही कथन के साथ बेनिटो मुसोलिनी ने युद्ध में भाग ले लिया और युद्ध भाग लिया। इसके साथ फांसीवाद में एक और चीज होती है, वो धर्म को काफी लेके चलते हैं। उसने क्या किया, इटली में एक शहर, एक देश बना दिया जिसका नाम रख दिया उसने वेटिकन सिटी। इटली में एक देश बना दिया, उसका नाम रख दिया वेटिकन सिटी। और कहा कि यहाँ ईसाई जो धर्म के फादर रहेंगे, ईसाई धर्म के जो पोप रहेंगे, वही इसका शासन करेंगे, वही इस पे शासन करेंगे। जिस वजह से ईसाइयों का भी झुकाव किसके प्रति हो गया, बेनिटो मुसोलिनी के तहत हो गया। तो बेनिटो मुसोलिनी ने रोम देश में, बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में ही एक देश काट दिया। बेनिटो मुसोलिनी ने इटली से ही एक छोटा सा एरिया काट के उसे अलग देश घोषित कर दिया और कहा यहाँ ईसाइयों के पोप राजा शासन करेंगे। इस प्रकार ईसाई धर्म का भी बढ़ चढ़ के प्रभाव मिला बेनिटो मुसोलिनी को और इसने युद्ध में भाग ले लिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध इतना लंबा चला कि युद्ध में 5 साल तक युद्धग्रस्त होने के बाद इटली की जनता त्रस्त हो गई, महंगाई चरम सीमा पे हो गई, बेरोजगारी हो गई, लोगों को खाने को नहीं था, दफ्तर जाने के लिए कोई नौकरी नहीं थी, लोग आपस में लड़ रहे थे। ये सब के वजह से लोग उब गए इस फांसीवाद से और बेनिटो मुसोलिनी के पीछे लोग पड़ गए। और बेनिटो मुसोलिनी जब भाग रहा था इटली छोड़कर तो बेनिटो मुसोलिनी को पकड़ लिया गया। वो जर्मन सेना के आड़ में ड्रेस चेंज करके भागने की कोशिश कर रहा था, इसी में लेके भाग गए थे वहां पर। समझ आ गया कि सर बेनिटो मुसोलिनी को भाग रहा था तो उसे पकड़ा गया और वो स्विट्जरलैंड के रास्ते भागना चाह रहा था। तो बेनिटो मुसोलिनी को वहां पे पकड़ लिया गया और बेनिटो मुसोलिनी से कहा गया कि बोल, तुम ही ने बोला था कि युद्ध छोड़ के भागूंगा तो मुझे गोली मार देना। तो कहता हाँ बोले थे। कहा कि बोल एक बार और बोल। तो बेनिटो मुसोलिनी को गोली मार दिया गया। अब बेनिटो मुसोलिनी को गोली मारकर मिलान लाया गया और चौराहे पे उसको लटका कर फिर मारा गया। एक महिला आई, एक महिला अपने चप्पल से बेनिटो मुसोलिनी को मारी, एक बाकी लोग उसके मुंह पे पेशाब कर दिए थे। एक महिला आई, वो उसके बेनिटो मुसोलिनी के मरे हुए शरीर में 5 गोलियां मारी, उसके सर में 5 गोली मारी। उसने कही कि आज मुझे 5 बच्चों का जवाब मिल गया
यहाँ पर, और इस प्रकार बेनिटो मुसोलिनी का अंत हो गया। उसे घसीटते हुए लाया गया बेनिटो मुसोलिनी को, उसके शरीर को नंगा कर दिया गया। उसकी प्रेमिका उसके साथ थी, अभी मेरे दिमाग पे उसकी प्रेमिका का नाम याद नहीं आ रहा है, तो प्रेमिका उसके साथ थी। उसके प्रेमिका के शरीर को नंगा करके मारा था सब, गोली मार दिया था सब, फिर उसके पुरुष और महिला दोनों के नंगा करके मारा था सब वहां पे। बाद में उसको तिरपाल उरपाल से ढक दिया गया वहां पे, और फिर उसको दफना अपना दिया गया। इस प्रकार इटली से बेनिटो मुसोलिनी के अंत होता है, और साथ में फांसीवाद का भी अंत होता है। इसलिए उग्र राष्ट्रवाद ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप देखिएगा किसी भी देश में आप कितना दिन राष्ट्रवाद के नाम पे उलझाएंगे। यहाँ पे देश, व्यक्ति खुश है तो राष्ट्र खुश है, व्यक्ति ताकतवर है राष्ट्र ताकतवर है। इजराइल का हर व्यक्ति खुश है, इजराइल का हर व्यक्ति संपन्न है, इजराइल का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर है, इजराइल का हर व्यक्ति रोजगार संपन्न है। इजराइल तब संपन्न है, इजराइल अगर वहां के लोग ताकतवर, लोग स्वस्थ, लोग पढ़े लिखे, तो जाके देश ताकतवर, देश पढ़ा लिखा होगा। आप ऐसा कैसे कल्पना कर सकते हैं कि देश पढ़ा लिखा हो, देश आगे बढ़ जाए और जनता सड़क पे मतलब भटकते रहे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है भारत की 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगेगी और भारत विश्व गुरु हो जाएगा? जिस दिन हम और आप इतने संपन्न हो जाएं कि स्वेच्छा से हम सब्सिडी छोड़ सके, स्वेच्छा से कहा जाए कि अब इस अनाज की जरूरत नहीं है, अब देश ने हमारे लिए बहुत किया, स्वेच्छा से हम कह सके कि नहीं अब हम देश को डोनेट कर सकते हैं, तो जाके कोई भी चीज सुधरेगी। तो बेनिटो मुसोलिनी कहता था नहीं पहले देश सुधारो, जनता बाद में सुधरेगी। समझ में आ गया कि नहीं गया? सर बहुत स्पीड बोल दिया, स्पीड। सर पत्नी का नाम क्या था उसका पता नहीं, लेकिन बहुत बुरा मारा था सब। किसी को भी कोई मर गया है उसको तो गोली पहले ही मार दिया गया था। जब जर्मन सेना के बीच में से भाग रहा था तो बेनिटो मुसोलिनी को गोली मार दिया गया, और उसकी प्रेमिका को भी गोली मार दिया गया, और दोनों को गोली मारा गया। मिलान शहर के चौराहे पे लाया गया जहां से फांसीवाद की शुरुआत हुई थी, वहां दोनों को नंगा करके मारा गया। ये गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, ये बहुत गलत हो रहा था, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। बेनिटो मुसोलिनी के मरने के बाद उसके सर में 5 गोलियां मारी गई थी। बंदूक के बट यानी जो उसका बेट होता है उससे मार के उसका माथा फोड़ दिया गया था। लोग पत्थर से मारे थे। उसके बाद मिलान शहर पे लोग आके उसके शरीर पे पेशाब किए थे। ये सब देखकर हिटलर डर गया था। हिटलर कहा था कि हम जिंदा ना पकड़ी तो एक काम करो, मेरी तुम पत्नी ईवा ब्राउन तुम भी मरना हम भी मरेंगे। हिटलर डर गया और हिटलर ने कहा जब हम सुसाइड करेंगे ना, गोली मारेंगे ना, तो पहले अपनी पत्नियां को मारेंगे, धाई दे, नहीं तो एक उघारे करके मारेगा, उसके बाद अपने मारेंगे। और तुम लोग सुनो, लोग सब लोग मेरे शरीर को जला देना, कुछ बचबे नहीं करे। ईसाई धर्म में शरीर जलाया नहीं जाता है, लेकिन बेचारा डर गया था, कहा मेरे शरीर को जला देना, कुछ बचबे नहीं करेगा, नहीं तो बहुत बुरा मारेगा सब यहाँ पे। हे भगवान बहुत बुरा मारेगा। हिटलर डर गया। हिटलर क्या हो गया? डर गया। इसलिए देखिएगा हिटलर अपने से सुसाइड कर लिया था, कब्र में घुस गया, अपने सुसाइड करके अपने कब्र में घुस गया।